ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे का क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री का अप्रोक्स सभी पॉलिटिकल घटनाएं खत्म हो चुकी थी, है ना। हम लोग आज़ादी तक बात भी कर लिए थे, और कुछ युद्ध वगैरह बचे हुए थे, जैसे प्लासी बक्सर, वो भी लास्ट क्लास में कर लिया था। मैसूर मराठा वगैरह कुछ रिमेनिंग है, वो भी जब समय मिलेगा तो उसमें कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है, आप लोग ने देख लिया होगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, है ना। तो भारत के ऊपर क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट या आर्थिक प्रभाव पड़ा उस समय ब्रिटिश का, उसके बारे में आज थोड़ी चर्चा करते हैं। ठीक है, उसका थोड़ा सा व्याख्या मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग जो आज क्लास में पढ़ने वाले हैं उसका मतलब क्या है और क्या क्या चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे बात हो गया जी इकोनॉमी की। ठीक है, इकोनॉमी सब्जेक्ट की है ना, सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, मैं बता रहा हूँ बस इकोनॉमिक प्रभाव। ठीक है, आर्थिक प्रभाव। तो आर्थिक प्रभाव की जब हम लोग बात करेंगे तो इतिहास में ब्रिटेन के द्वारा क्या आर्थिक प्रभाव उस समय पड़े होंगे उसके बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या कि आपको ये पता है कि कुछ तरीके के प्रभाव ब्रिटेन के हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिक रूप के प्रभाव देखे थे हमने। जैसे सामाजिक सुधार आंदोलन के तौर पर कुछ पढ़ लिया था हमने, या सामाजिक तौर पर उन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया, और ऐसे कुछ तमाम चीजों का परिवर्तन। ये सामाजिक या सांस्कृतिक प्रभाव कह सकते थे आप इनको। राजनीतिक प्रभाव में क्या हुआ कि लगातार रोल बदलता रहा, है ना। कभी अंग्रेज बंगाल के अंदर जीत रहे हैं और बंगाल पे कंट्रोल कर ले रहे हैं, कभी मैसूर पे कर ले रहे हैं, कभी मराठास पे कर ले रहे हैं। जगह जगह पे पॉलिटिकल प्रभाव या फिर राजनीतिक प्रभाव देखने को मिला। ओवरऑल अगर अब आज हम लोग देखें क्लास के अंदर, तो एक ही क्लास के अंदर हम लोग आर्थिक प्रभाव खत्म करने वाले हैं। ठीक है, आर्थिक प्रभाव बस इसका रिमेनिंग है, उसके बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस पे आ जाएंगे हम लोग। और पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर ये पढ़ेंगे 47 से लेकर जो भारत है आज तक का, उसका थोड़ा थोड़ा प्रभाव देखेंगे कि किस तरीके का भारत है। तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का पार्ट होगा, उसके अंदर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा नहीं है इतिहास वही खत्म हो जाता है 47 में। 47 के बाद तो और इंपॉर्टेंट घटनाएं देखने को मिलती हैं, तो उनके बारे में भी चर्चा जरूर करेंगे। फिलहाल अभी आर्थिक प्रभाव की बात अगर मैं करूं तो आपको पता है बहुत अच्छे से 1757 का समय है, जब ब्रिटेन भारत के ऊपर आधिकारिक रूप से अपना पहली बार आधिकारिक घोषणा करता है कि प्लासी को जीत के वो भारत के ऊपर रूल करने जा रहा है। ये हमने प्लासी में भी देखा लास्ट टाइम में। ठीक है, और 64 से लगभग उसने ये घोषित ही कर दिया था मुगलों को हरा के कि वो भारत के ऊपर रूल करने वाला है ना। तो 1757 से लेकर 1947 तक देखें तो अप्रोक्स 200 साल, है ना। 200 साल के रोल में ब्रिटेन ने भारत की क्या आर्थिक रूप से दशा कर दी, उस पूरी की पूरी दशा को आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, डिफरेंस देखिए यहाँ पे क्या है कि भारत के अंदर अभी तक प्राचीन इतिहास से लेकर मॉडर्न इतिहास तक जितने भी रूलर्स आए, जो भी रहने आए, उन सारे रूलर्स ने भारत के अंदर आकर स्टे किया, और स्टे करने के बाद में यहाँ की आर्थिकी को यूज करके यहीं की आर्थिकी में खर्च किया। अभी तक ये वाला प्रभाव अगर आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे या एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे, हर जगह ये देखने को मिलेगा। भले से आर्यंस को लोग भारी भी अगर कहते हैं, तो आप आर्यंस को भी अगर देखोगे तो भी भारत के अंदर बस के अंदर भारत में ही तो सब यूज कर रहे थे। सारी आर्थिकी को जो भी पैसा यहाँ से अर्न करते थे वो पैसा भारत में ही लगा देते थे। ऐसा नहीं है उसको लेके देश से कहीं बाहर चले जा रहे हैं, है ना। तो जो भी आक्रमण हुए भारत के अंदर, चाहे फिर वो दिल्ली सल्तनत को मैं उठा के देख लूं या फिर मुगलों को उठा के देख लूं, जितने भी लोग भारत के अंदर आके आक्रमण करके भारत में रहे, उन्होंने क्या करा, सारी आर्थिकी को आर्थिक तौर पर भारत के अंदर ही यूज किया था अभी तक। तो मतलब वो आए जरूर लुटेरे की तरह थे, लेकिन उन्होंने करा क्या, भारत में बस के भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती किया है कहीं ना कहीं। ठीक है, यहाँ अंग्रेजों का परिवर्तन थोड़ा सा यहाँ पे अलग दिखता है। अंग्रेजों को क्या दिखता है, ये जैसे ही 1757 में भारत के अंदर एंट्री करते हैं, 1757 से 1813 तक तो इनका जो फेज चलता है, उस फेज को वाणिज्यवाद का फेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वाणिज्यवाद का फेज। 1813 के चार्टर से पहले पहले अंग्रेज का जो फोकस था वो पूरा कहां पे था, सिर्फ वाणिज्य, सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय करने पे। और व्यवसाय का मतलब ये था कि व्यवसाय भारत की आर्थिकी को मजबूत करना नहीं है। व्यवसाय का मतलब यहाँ से व्यवसाय कर यहाँ की सारी आर्थिकी को उठा के कहाँ ट्रांसफर करना है, इंग्लैंड में ट्रांसफर करना है। 200 साल तकरीबन अंग्रेज भारत के अंदर रहे, लेकिन उन्होंने भारत को कभी ना अपना जाना ना अपना माना, और भारत की ग्रोथ या डेवलपमेंट के बेसिस पे कुछ नहीं किया। ओवरऑल अगर कंक्लूजन निकाले, या जो भी आप डेवलपमेंट, रेलवे का विकास देख लो, यूनिवर्सिटीज का विकास देख लो, शिक्षा का विकास देख लो, ये सब अगर हो भी रहा है तो अंग्रेज कर क्यों रहे थे, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ, उनका उसके अंदर कोई ना कोई इंटरेस्ट था तो वो कर रहे थे।
अदरवाइज वो इस तरीके की चीजों को लेने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्ट लेते ही नहीं थे। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखने की कोशिश करें 1757 इस समय भारत के अंदर अगर हम ओवरऑल माने तो पूरे भारत में मुगलों का रूल है ना 1757। तो मुगलों के रूल के समय भारत के अंदर उस समय की आर्थिक स्थिति को अगर देखा जाए और मुगलों के रूल के बाद अंग्रेजों की जो स्थापना हुई रूल की, उन 200 साल की आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो बहुत बड़ा एक परिवर्तन दिखाई देता है। ठीक है, और इन परिवर्तन के पीछे के कारणों की समीक्षा करनी है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर पहले भी एक बात मैं आपको ये बता चुका था, आज फिर बता देता हूँ क्योंकि आज का तो टॉपिक वही है। अगर हम लोग बात करें 1757 का, अंग्रेज भारत के अंदर आए और उससे पहले अर्थव्यवस्था की बात करें तो जीडीपी नाम का शब्द आपने सुना है, ये हम लोग बात कर भी चुके हैं पहले, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब आपकी सकल घरेलू उत्पाद की बात यहाँ पे होती है। इसका मतलब ये होता है जिसकी जीडीपी जितनी मजबूत वो कंट्री उतनी ज्यादा इकोनॉमिक रिच होती है। ठीक है, और अगर हम लोग देखें टॉप 5 कंट्रीज का पार्ट है दुनिया में, और दुनिया में टॉप 5 कंट्रीज जीडीपी का पार्ट होने का मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी मजबूत है। ठीक है, और हम आर्थिक रूप से अभी मजबूत हैं, ये अभी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन 1757 पे जाते हैं। 1757 पे जीडीपी को कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है इंटरनेशनल बेसिस पे होती है और एक होता है डोमेस्टिक बेसिस पे होती है। ठीक है, एक इंटरनेशनल बेसिस पे होती है और एक कहाँ होती है डोमेस्टिक, मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है और एक आपके घरेलू स्तर पर होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाता है तो इसमें ये देखा जाता है हिस्सेदारी। क्या देखा जाता है? हिस्सेदारी, मतलब हिस्सेदारी कितनी है हर एक कंट्री की अपनी अपनी इकोनॉमी को लेकर। जैसे मान लिया अगर 100 कंट्रीज हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो हर कंट्री कितना कितना परसेंट, 1%, 2%, 3%, कितनी कितनी हिस्सेदारी देती है उन 100% में, है ना। अगर 100% की इकोनॉमी है पूरी दुनिया की मिला के, तो उन 100% में कौन सी कंट्री की कितनी भागीदारी है, उस भागीदारी को यहाँ पे काउंट किया जाता है। उसको क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी जीडीपी के बेसिस पे। ठीक है, यही अगर डोमेस्टिक बेसिस पे काउंट करें तो आप ऑफ कंट्रीज को हटा के क्या कर दो? राज्य कर दो। सारे राज्यों की जीडीपी को इकट्ठा कर लो और फिर पूरे देश की जीडीपी निकाल ली जाती है। तो ये होता है एक तरीका कि आप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल को जीडीपी को इस तरीके से काउंट करते हैं। अब देखते चलो थोड़ा सा हुआ क्या कि 1757 का जब समय था तो इन 100% की इकोनॉमी में से, मतलब दुनिया भर की 200 नेशंस में से सबसे ज्यादा जीडीपी का योगदान अगर पूरे विश्व में देता था तो वो भारत था। ठीक है, भारत। इंडिया की अगर बात की जाए तो 1787 के अप्रॉक्स भारत का ये रेशियो लगभग 23% था, ये अप्रॉक्स डेटा है। ठीक है, कितना? 23%। अब 100% में से 23% एक ही कंट्री पूरा दे रहा है, तो आप समझो कितनी रिच होगी वो कंट्री, इकोनॉमी उसकी कितनी स्ट्रांग होगी। मतलब इतना 23% के तो आसपास भी कोई नहीं था। अगर आज भी बात करें तो यूएसए, चाइना भी 16, 18, 20% पे है। इतना परसेंटाइल अभी भी वो ग्रोथ में नहीं दे पाते आज के समय में, बट इंडिया कितना देता था? 23% इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की पूरे विश्व को 23% का मुनाफा दिया करता था जीडीपी के तौर पर, जब अंग्रेज भारत के अंदर अपना रूल स्थापित नहीं किए थे। ठीक है, समय बदला और समय बदल के आया 1947 समझते हैं हम लोग आज़ादी पा चुके, लगभग भारत आज़ाद हुआ, पॉलिटिकल रूप से हम लोग स्वतंत्र हो गए, लेकिन आर्थिक रूप से हम लोग जकड़ गए थे और आर्थिक रूप ही हमारा जो था वो बहुत खराब हो चुका था। उसके पीछे का कारण क्या था? ये जो 23% की इकोनॉमी आप देख रहे हो इंडिया की थी इस समय, ये 23% की इकोनॉमी घट के हो चुकी थी 2 से 3% मात्र। कितना? 2 से 3%, मतलब 20% का डिक्लाइनेशन इन 200 साल के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था का हुआ। मतलब अगर मैं बात करूं मेरे यहाँ पे इस समय क्लास के अंदर अगर 100 सीट्स पड़ी है, इन 100 सीट्स में से पूरी उठा के बाहर फेंक दी जाए, सारी सीटें उठा के 2-3 सीटें बची, तो ये सारी सीटें गई कब? इसका कैलकुलेशन करेंगे ना कि ये सीटें गई कब। ये 2 से 3% इकोनॉमी जो बची और ये 23% की इकोनॉमी जो थी, इसमें 20% की इकोनॉमी गई कब? तो लॉजिक बहुत क्लियर है, 200 साल अंग्रेजों का रोल है और अंग्रेज भारत की आर्थिक व्यवस्था को खराब करने में लगे थे। खराब करने का मतलब वो अपना फायदा कर रहे थे, तो वो अर्थव्यवस्था को यहाँ की कहाँ उठा के ले जाएंगे? अपने यहाँ ले जाएंगे, इंग्लैंड में। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स देख लेते हैं। इंग्लैंड की इस समय में जो आर्थिक दशा थी वो थी लगभग 2 से 3% इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ वो देता था, अगर हम लोग 1750s के दौर की बात करें, 2 से 3%। ठीक है, और यही समय बदला, फिर आया 1947, इनका इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया 23% 1947।
एग्जैक्ट डेटा है और यही क्लियर है, बहुत क्लियर है कि पूरा उठा के कहाँ रख दिया गया, सीधा इंग्लैंड में उठा के रख दिया गया। ठीक है, तो ये जो 20% का एक बड़ा गैप हमने देखा, ये 20% का गैप सीधा उठ के कहाँ से दिखाई दे रहा है, इंग्लैंड सारा भारत की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को उठा के अपने यहाँ ले गया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो इतना बड़ा गैप आ रहा है ना बीच में, इस गैप के पीछे के कारण पढ़ने आज हमें, है ना, कि ये जो इतनी बड़ी और इतनी मजबूत हमारी इकोनॉमी जिसको सोने की चिड़िया नाम दिया जाता था, किस तरीके से लुट गई, बर्बाद हो गई, उसके बारे में आज हमको पढ़ना है। ठीक है, और इस सब के लिए कुछ सारे फैक्टर्स हैं, वो सारे के सारे फैक्टर्स सुने सबके हैं, बस आपको क्या करना है आज क्लास में, बस थोड़ा सा दिमाग अपना लगाना है, विचार करना है और उसके ऊपर थोड़ी सी एनालिसिस करनी है। टॉपिक जो भी है आज का वो सिर्फ एनालिसिस का टॉपिक है। ठीक है, उसके अंदर बहुत बड़े फैक्ट याद नहीं करने, कोई आपको कोई डेटा याद नहीं करना है। ये सबसे बड़ा डेटा था जो मैंने आपको शुरू की क्लास में बता दिया। सबसे टफ डेटा यही है जो आज की क्लास में आपको याद रहा, वो मुझे नहीं लग रहा आपको टफ लग रहा होगा कि 2 से 3% उधर की इधर कर दो और इधर की उधर कर दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यही टफ डेटा है आज की क्लास का जो आपको शायद फैक्चुअल बेसिस पे याद करना था, इसके अलावा कोई फैक्ट आज याद नहीं करना है। आज सिर्फ एनालिसिस करनी है और कॉन्सेप्चुअल चीजों की बिल्डिंग करनी है कि किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था 2 से 3% की कंडीशन में पहुंच गई। और उसके बाद में जब हम लोग अब पोस्ट इंडिपेंडेंस पे जाएंगे तो पोस्ट इंडिपेंडेंस से पता चलेगा नेहरू से लेकर मोदी जी तक अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने में इन्होंने किस तरीके से काम किया और आज अर्थव्यवस्था जो हमारी इतनी मजबूत हो पाई है उसके पीछे क्या क्या कारण जिम्मेदार है, वो सब बातें हम लोग वहां पे करेंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल हमारी दशा क्या है कि 1947 में हम लोग हैं और उस समय में हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। ठीक है, और उस आर्थिक स्थिति को खराब होने के पीछे के कारणों की समीक्षा करनी है हमें। ठीक है, बढ़े आगे, यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं? अब देखिए, हम लोग जब भी इकोनॉमिक इंपैक्ट की भारत के ऊपर बात करेंगे तो इकोनॉमिक इंपैक्ट या फिर जो भी आर्थिक रूप से भारत पे प्रभाव पड़े, उन प्रभावों में एक तरीका तो साफ समझ आता है कि नकारात्मक प्रभाव पड़े। सकारात्मक तो कुछ नहीं दिख रहा। अगर आपसे पूछा जाए सकारात्मक प्रभाव क्या पड़े अंग्रेजों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था पर, तो शायद ही कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, सकारात्मक प्रभाव तो दिख ही नहीं रहे हैं। जब 23% की इकोनॉमी 2% पे गिर जाए आगे, तो उसे सकारात्मक तो नहीं कह सकते आप, है ना। तो कैसे प्रभाव पड़े? नकारात्मक प्रभाव पड़े। अब उन नकारात्मक प्रभावों की समीक्षा करनी है। जैसे एक एग्जाम्पल है हमारे पास में ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसको बोला जाता है धन की निकासी। ठीक है, धन की निकासी वही है कि 23% की इकोनॉमी भारत की 3% की कैसे बची, मतलब धन का निकास हुआ भारत से इंग्लैंड के लिए। ठीक है, तो यही सिद्धांत जिसको दादा भाई नौरोजी ने दिया था, इसके बारे में थोड़ी चर्चा की थी, आज थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ लेंगे हम लोग। तो एक तो कारण ये है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था भारत के अंदर, तो उसकी वजह से या फिर इसकी वजह से कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था डाउन होना शुरू हो गई। दूसरा, जमींदारी, रैयतवाड़ी या महलवाड़ी सिस्टम, या भारत के कुछ सिस्टम्स हैं या फिर आप कह सकते हो ये जमींदारी प्रणाली है, कुछ कानून अधिनियम है जो अंग्रेज भारत में समय समय पर रेगुलेट कराया करते थे, जिससे वो आर्थिक रूप से फायदा लेते थे। कहाँ? एग्रीकल्चर से, कृषि से। जमीनों के कानून बदलते रहो और कृषि में मुनाफा उठाते रहो। तो उन्होंने जमींदारी प्रणाली लागू करी, रैयतवाड़ी लागू करी, महलवाड़ी लागू करी और ऐसी 2-3 प्रणाली और जिनकी हम लोग चर्चा करेंगे कुछ डिटेल में। ये भारत की कृषि के बारे में थोड़ी बहुत बात है। ठीक है, यहाँ पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है, वी या वी औद्योगिकरण इसको बोला जाता है। मतलब औद्योगिकरण नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? वी औद्योगिकरण बोल रहा है। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन एक शब्द होता है जब इंडस्ट्रीज लगना शुरू होती है, और ये शब्द है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्री हटना शुरू हो गई, है ना। तो कौन सी चीज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रही है? आपको तो ये बात अभी सोचना चाहिए कि भारत के अंदर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने तो इंडस्ट्री लगाना शुरू की थी, है ना। उन्होंने तो इंडस्ट्री बढ़ाना शुरू करी थी भारत के अंदर ना। तो फिर हम लोग यहाँ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों पढ़ेंगे? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री लगाना शुरू करी थी, लेकिन भारतीय तो गिराना शुरू कर दी ना। तो भारतीय जो इंडस्ट्री थी वो खराब हो गई थी, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसकी बात करेंगे, औद्योगिकरण की बात करेंगे। रेलवेज, रेलवे का डेवलपमेंट मैंने बोला था पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी है और नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी है, दोनों तरीके के कारण हैं। लेकिन रेलवे किस तरीके से नकारात्मक तौर पर भारत के लिए कार्य करता है उसके बारे में चर्चा कर रही है। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट्स तो बहुत सारे पता है, रोड्स को कनेक्ट किया इसने,
आपस में व्यवसाय को बढ़ाने की कोशिश करी, लोगों के अंदर के कई सारे जो छुआछूत वाली एक परंपरा बीमारी थी उसको दूर करने का काम किया, क्योंकि सब रेलवे में साथ में एक साथ बैठा करते थे, है ना। बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे रेलवे के, लेकिन हमें यहाँ चर्चा करनी है नकारात्मक पहलुओं के इसमें। रेलवे का विकास अंग्रेजों ने, ये बात तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि पर्सनल प्रॉफिट के लिए किया था। ऐसा नहीं कि भारत के लिए वो बहुत सोच रहे थे और भारत का बहुत विकास करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बोला चलो रेलवे देते हैं भारत को, ऐसा नहीं था। वो तो क्या करना चाहते थे, अपना पर्सनल प्रॉफिट देख रहे थे, इसलिए रेलवे का विकास हुआ। ठीक है, उसकी चर्चा करनी है थोड़ी सी। ठीक है, डिटेरियोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब भारतीय कृषि की जो दशा हो गई थी, जिस तरीके से गिरी है भारतीय कृषि, उस गिरावट के बारे में चर्चा करनी है। भारतीय कृषि कहाँ दुनिया की सबसे मजबूत एग्रीकल्चर के तौर पर हम किसी चीज को जानते थे, वो एग्रीकल्चर था, लेकिन समय के साथ में एग्रीकल्चर सबसे कमजोर कैसे हो गया, और एग्रीकल्चर की वजह से ही भारत के अंदर अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उसको यहाँ पर चर्चा करनी है। ठीक है, और ग्रोथ ऑफ लैंडलेस लेबर, भारत के अंदर लैंडलेस लेबर या फिर जो एक समुदाय था जिसके पास जमीन हुआ करती थी पहले, अब उनके पास जमीनें नहीं बची, वो लोग लैंडलेस हो गए, उनके पास में अब किसी भी तरीके की जमीनें नहीं बची। तो इनकी जमीनें गई कहाँ, किस तरीके से इन जमीनों को यहाँ पर एक्सप्लॉइट किया गया, उसका शोषण यहाँ पे पड़ना है। तो ये टोटल मेजर जो 6 पॉइंट्स हैं, इन 6 पॉइंट्स में पूरा का पूरा फेस क्लियर हो जाता है आपका कि भारत में आर्थिक तौर पर किस तरीके से विनाश किया जा रहा है। ठीक है, उसके लिए ये बड़े 6 कारण जिम्मेदार है। ठीक है, अब इसके बीच में एक चीज और बताता चलूँ आपको। अब हम लोग इसकी जो बात करेंगे उनको 3 फेजेस में बात करेंगे। जब भी हम लोग बात कर रहे होंगे 1757 से लेकर 1813 तक, तो ये वाला जो काल है इसको बोला जाता है मर्केंटिलिज्म का काल। ठीक है, मर्केंटिलिज्म का मतलब होता है वाणिज्यवाद। ठीक है, तो जब भी 1757 से 1813 के समय की हम लोग बात करेंगे तो ये क्या है, ये काल है हमारा वाणिज्यवाद का काल। ठीक है, उसके बाद में 1757 के बाद से 1813 के बाद से 1813 से लेकर 1860 तक जब हम इसकी बात करेंगे तो ये काल है औद्योगिकरण का काल। कौन सा काल है, औद्योगिकरण का काल। ठीक है, तो इसको हम लोग औद्योगिकरण के काल के तौर पर देखेंगे, और इसी में एक तीसरा फेज आ जाता है जिसको हम लोग 1860 से लेकर 1947 तक बोलते हैं। ठीक है, 1860 से लेकर 1947 तक बोलते हैं। तो एक तो काल हमारा वाणिज्यवाद का हो गया, एक काल हमारा औद्योगिकरण का काल हो गया, और तीसरा काल यहाँ पर जो है हमारा वो काल बेसिकली जो है वो उसको बोला जाता है कि एक्सप्लॉयटेशन का काल। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण काल। क्या बोला जाता है, शोषण काल। साफ तौर पर इसको नाम ही दे दिया गया, अंग्रेजों के द्वारा जो भी नीतियां इस समय अपनाई जा रही हैं वो सब भारत की शोषण काल से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि 1860 के बाद ही भारत के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर इंडस्ट्री के तौर पर भारत का विकास शुरू हुआ था। अब ये अंग्रेजों की इंडस्ट्री शुरू हुई थी, भारत की इंडस्ट्री उससे समाप्त हो रही थी, इसका सीधा सीधा मतलब ये। तो इन 3 कालों के अंदर हम लोग इस पूरे के पूरे भारत के इकोनॉमिक इम्पैक्ट को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। बेसिकली इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या क्या पड़े, क्या क्या प्रभाव पड़े, उसके ये 6 पॉइंट्स हैं आपके सामने जो लिखे हुए हैं। इन 6 पॉइंट्स में हम लोग भारत का आर्थिक प्रभाव देखते हैं, और भारत को 3 फेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। जब भारत के ऊपर अंग्रेज यहाँ पे रूल कर रहे थे आर्थिक बेसिस पे। ठीक है, आर्थिक बेसिस पे पहला 57 से 13 तक का काल है जिसको वाणिज्यवाद का काल बोला जाता है, दूसरा आपका 13 से 60 तक का काल है जिसको औद्योगिकरण का काल बोला जाता है, और तीसरा आपका जो है 60 से 47 तक का है जिसको बोला जाता है शोषण काल। ठीक है, इन 3 तरीके के कालों को समझना है। ठीक है, ये नोट कर लिया आप लोग, नोट कर लो इसको। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, आर्थिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव के तौर पर नोट कर लो। पॉइंट बता दे रहा हूँ, पहला धन की निकासी, धन की निकासी, इसको तो ऐसे ही लिखते हैं ना, जमींदारी, रैयतवाड़ी, माहलवाड़ी, जमींदारी, रैयतवाड़ी, माहलवाड़ी। तीसरा भी औद्योगिकरण, चौथा है इसमें रेलवे का विकास, 5वां है कृषि का ह्रास, ह्रास है नुकसान, 6
लेटेस्ट फेवर का मतलब जमीनों से जिन लोगों का यहाँ पर बेदखली हो जा रही है, ठीक है, तो इसको ऐसे करके लिख लो भूमिहीन मजदूरों का विकास, भूमिहीन मजदूरों का विकास, ऐसे करके ठीक है। ये 3 फेजेस में लिख लेना, 57 से 13 वाला और फिर 13 से 60 वाला और 60 से 47 वाला, ठीक है। चलिए अब एक एक करके सारी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। नहीं, वो बलवंत राय एकदम अलग है। बलवंत राय कमेटी है, वो उसका समय काल भी अलग है। हाँ, ये बलवंत राय जमींदार है। ये जमींदार अंग्रेजों के द्वारा अपॉइंट किए गए थे, जिनको यहाँ पे भारत की जो है उस समय में अंग्रेजों ने इनको रोजगार के तौर पर रखा हुआ था कि तुम हमारा कारोबार देखोगे पूरा का पूरा, ठीक है। तो इनका कोई लेना देना नहीं उससे, वो अलग है। ठीक है, एक एक करके पॉइंट्स पे आते हैं। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या विऔद्योगीकरण, ठीक है। विऔद्योगीकरण या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब मैंने आपको समझा दिया। मतलब यही है कि भारत के अंदर इंडस्ट्रीज जो हैं उनकी गिरावट दिखाई दे रही है, ठीक है। गिरावट भारतीय इंडस्ट्रीज की तो दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटेन अपनी इंडस्ट्रीज की मशरूमिंग करने में डटा पड़ा है। मतलब लगातार भारत के अंदर ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज लगती चली जा रही है और जो इंडिया की इंडस्ट्रीज है वो गिरती चली जा रही है, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पे चर्चा है। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर जब भी हम लोग देखेंगे कि भारत के अंदर जो इंडस्ट्रीज लग रही थी, अंग्रेजों के द्वारा लगाई गई जो इंडस्ट्रीज थी, उसका नुकसान तो कोई बड़ा दिखाई देना नहीं चाहिए, है ना। अगर इंडस्ट्री लग रही तो अच्छी बात है। अगर आज भी इंडस्ट्रीज अगर कोई बाहर से आके हमारे यहाँ लगाता है तो उसमें तो भारत का फायदा होता है ना। ऐसा थोड़ी है कि फॉरेन का ज्यादा फायदा हो रहा है तो हमारा नुकसान हो रहा होगा, ऐसा नहीं होता। इंडस्ट्रीज लगने से तो फायदा है, मुनाफा है। सर्विस सेक्टर को ज्यादा बढ़ावा मिलता है और सर्विस सेक्टर का जो समय है वो चल भी रहा है आज के समय में, है ना। तो यहाँ हम लोग क्यों कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज लगने से भारतीयों को घाटा हो रहा था? उसका कारण ये था, ये लोग इंडस्ट्रीज भारत में लगा रहे थे, लेकिन इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स ये तैयार करके भारतीयों को दे रहे थे वो भारतीयों के लिए नुकसान वाले थे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, अगर ये अपनी इंडस्ट्रीज कोई कपड़ा बनाने की लायक होंगे, ठीक है, कोई भी कॉटन मिल की कोई भी किस तरीके की कोई भी ले आए होंगे इंडस्ट्री, तो उन्होंने अगर कॉटन को बनाना शुरू किया होगा या कपड़ों को बनाना शुरू किया होगा, तो भारतीय कपड़ों के मामले में वो कपड़े कहीं ना कहीं कम क्वालिटी के थे, निचली क्वालिटी के हुआ करते थे, ठीक है, और उनको कम प्राइसेस में ये भारतीयों को दे दिया करते थे। जैसे आप मार्केट में अगर आज के समय में कुछ खरीदने जाओगे, टी शर्ट खरीदोगे, जीन्स खरीदोगे, उसकी कीमत एक खादी कुर्ते पजामे से बहुत कम होगी, नहीं होगी, है ना। अगर एक खादी का वस्त्र आप लेने चले जाओ और कहीं ना कहीं आप एक तरफ से टी शर्ट और जीन्स लेने चले जाओ तो उसमें जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि खादी को बनाने में कुछ अमाउंट लगता है, पैसा खर्च होता था, और लोग खादी पहनना भारत में उस समय पसंद करा करते थे, ये हमारा कल्चर था। इन्होंने आगे एक ऑप्शन दे दिया भारतीयों को कि तुम इतने महंगे वस्त्र क्यों खरीदते हो, हम तुम्हारे लिए सस्ते वस्त्र लेके आए। तो इन्होंने टी शर्ट्स दी, जीन्स या इस तरीके के तमाम और भी प्रोडक्ट्स भारतीय को दिए जो सस्ते हुआ करते थे। उससे क्या हुआ, भारतीय टिल्ट हो गए सारे के सारे सस्ते प्रोडक्ट्स पे, और महंगे प्रोडक्ट जो उन्हें खादी दिखा करते थे उससे अपने आप को दूर कर लिया। एक समय ऐसा आएगा कि खादी प्रोडक्ट्स बिकना ही बंद हो जाएंगे, सारे लोग अब किसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे, वही टी शर्ट, जीन्स या इन तमाम चीज़ों के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो क्या हुआ, इन्होंने पहला लॉस जो भारतीयों को किया वो ये किया कि भारत की जो कपड़े बनाने की इंडस्ट्रीज थी उन इंडस्ट्री को इन्होंने बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा तो सर भारतीय भी टी शर्ट और जीन्स की इंडस्ट्री लगा लेते, उन्हें भी फायदा हो जाता, भारत भी अपनी इंडस्ट्री लगा के उस इंडस्ट्री को बेचना शुरू करते थे। पहली बात, राष्ट्रवाद का दौर चल रहा है, राष्ट्रवाद के दौर के अंदर खादी को प्रमोट करना था हमें,
वेस्टर्नाइजेशन से बचना भी तो था हमें, तो हम वेस्टर्नाइजेशन को अपनाने के खिलाफ थे, हम तो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे, पहली चीज। दूसरी चीज, अंग्रेजों के लिए अगर हम अपनी इंडस्ट्री लगा भी लेते, और हमने एक दो ट्राई भी की कि हम चलो अपनी इंडस्ट्री यहाँ पे लगा लेते, तो भारत ने जैसे ही अपनी इंडस्ट्री यहाँ पे लगाई, अब उसमें से जो भी कपड़ा निकल के आता था वो मार्केट में आते आते उस पर 80% 90% के टैक्स लग जाते थे। ठीक है, मतलब भारतीय इंडस्ट्री में जो कपड़ा बनेगा उस पर टैक्स लग जाएगा, अंग्रेज जो अपनी इंडस्ट्री में कपड़ा बनाते तो उस पर टैक्स नहीं लगता था। तो जिस पे 80% का टैक्स लगा, आप खुद ही समझ जाओ उसकी कीमत 80% उछल जाएगी, तो वो लोग भारतीय क्यों खरीदेंगे, है ना। तो 80% की चीज नहीं खरीदी, इसलिए भारतीय इंडस्ट्रीज को लगातार नुकसान होते चले गए, जिसकी वजह से ये विऔद्योगीकरण का दौर लगातार बढ़ता चला गया। ठीक है, तो जिसके अंदर जैसे वस्त्र का एग्जांपल दिया या फिर क्लॉथ का एग्जांपल दिया, इसके ऊपर अच्छे खासे टैरिफ लगा करते थे। अच्छे खासे टैरिफ के मतलब ये है कि भारत के जो भी वस्त्र यहाँ पर तैयार होते थे, अगर वो तैयार होकर भारत से विदेश में भी जा रहे हैं, भारत में चलो नहीं बिक रहा है, अंग्रेज अपनी मार्केट बना ली है, भारत के अंदर नहीं बिक रहा है, लेकिन अगर हम बात करें भारत के बाहर तो बेच सकते हैं हम लोग, नेपाल में बेच देंगे जाके, ठीक है, श्रीलंका में बेच देंगे जाके, हो सकता है अरब की कंट्रीज में बेच दें, हो सकता है इंग्लैंड में ही जाके बेच दें, लेकिन उसके लिए भी हमें टैरिफ पे करना पड़ता था। और टैरिफ पे भी कीमत देखो कितनी थी, 80% तक टैरिफ यहाँ भी हमें देना पड़ता था। तो अगर हमारी इंडस्ट्रीज बाहर भी कुछ बेचना चाहती थी, भारतीय इंडस्ट्रीज, तो उसके ऊपर भी कंट्रोल कौन करता था, अंग्रेज करा करते थे, और उसके ऊपर टैक्स लगाया करते थे 80% तक का। तो भारत की इंडस्ट्रीज में जिस व्यक्ति ने 5 रुपए का कपड़ा बनाया होता था, वो कपड़ा मार्केट में जाके बिकता था 85 रुपए का, कीमत तो उसी को 10 रुपए ही मिलती थी जिसने बनाया, लेकिन बाकी के 75 रुपए कौन ले जाता था, अंग्रेज अपनी पॉकेट में ले जाएगा। ऐसे करके भारत की इंडस्ट्रीज का उन्मूलन धीरे धीरे शुरू हुआ। ठीक है, और ऐसे इंडस्ट्रीज कब तक सर्वाइव करेगी, ज्यादा तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ना। उसके बाद अगर दूसरी चीज देखा जाए तो ये शुद्ध आयातक के तौर पर एक एग्जाम्पल इसके अंदर दिया गया है, मतलब यहाँ पे भारत को निर्यातक से आयातक बना दिया गया। ठीक है, भारत एक समय में आपको बहुत अच्छे से याद है, वास्को डी गामा आया, बहुत सारे मसाले लेके गया, तो हम निर्यात कर रहे थे मसालों का, लगातार निर्यात। और ऐसे ही हम लोग कपास का बहुत निर्यात किया करते थे, ठीक है, कॉटन का निर्यात किया करते थे, बहुत सारी चीजें थी जो भारत के अंदर ऐसी थी जिसका हम सिर्फ निर्यात करते थे। आयात पे तो हम लोग बहुत कम डिपेंडेंट रहते थे, क्योंकि हमें दुनिया से और किसी प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं थी। टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था कि हमें हथियार मंगाने पड़े किसी से, या रोबोटिक्स के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कुछ मंगाना पड़े, नहीं, हमारा दौर तो कृषि का था उस समय, और कृषि के मामले में सब कुछ भारत के पास में था। तो भारत क्या करता था, निर्यात किया करता था ज्यादा से ज्यादा। अब देखो इन्होंने भारत को मजबूर कर दिया कि भारत अब क्या करे, आयात करे। क्यों आयात करेगा, क्योंकि भारत के अंदर मिलने वाली वस्तुओं की कीमतों में जो उछाल किया जा रहा है, उसके बेसिस पे भारत मजबूर हो जाता था कि अब वो क्या करना करे, शुरू करे आयात। और आयात भी कहां से करता था, इंग्लैंड से किया करता था। इंग्लैंड के प्रोडक्ट्स को भारत के लोग खरीदते थे, मतलब वही वस्त्रों का एक एग्जांपल दे दूं मैं अगर आप, इंग्लैंड के अंदर अगर कुछ वस्त्र बन के आ रहे हैं और वो भारत के अंदर अगर आ रहे हैं, तो वो वस्त्र कितने में मिल जाएगी, 100 रुपए की टी शर्ट मिल जाएगी। लेकिन अगर भारत से बन के वो वस्त्र इंग्लैंड में जाया करता था, तो उसी की कीमत 500 रुपए हो जाती है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, क्या हो जाएगा, भारत निर्यातक से क्या बन जाएगा, आयातक बन जाएगा। मतलब एक भारत के ऊपर नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि धीरे धीरे भारत क्या हुआ, निर्यात के अलावा अब क्या हुआ, आयात के ऊपर डिपेंडेंट हो गया था। ठीक है, उसके बाद में आजीविका की हानि की बात अगर करें हम लोग, ठीक है, तो आजीविका की बात है कि औद्योगिकरण अगर भारत के अंदर भारतीय इंडस्ट्रीज का होता, तो भारत को शायद आजीविका की कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। आजीविका का मतलब रोजमर्रा का खाना पीने से बात हो रही है, कि रोज का आप खर्चा कैसे चलाओगे उसकी बात हो रही है। तो भारत की हालत ये हो चुकी थी यहाँ के मजदूरों की, कि आजीविका के लिए भी उन्हें डिपेंडेंट अंग्रेजों के ऊपर होना पड़ा था। औद्योगिकरण का जो दौर वो भारत के अंदर लेके आए थे अपनी इंडस्ट्रीज लगा के, उन्हीं इंडस्ट्रीज में भारत क्या करता था, भारत के मजदूर जाके काम किया करते थे, और डेली के डेली उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते थे कि आज ही अगर हमको पैसा देगा तो आज हम अपने घर का खर्चा चलाया करेंगे। ठीक है, तो भारतीयों की ये हालत कहीं ना कहीं देखने को इस समय मिलती है। ठीक है, और इसी की वजह से डिइंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कई सारे शहरों का पतन भी हो गया। शहरों के पतन के तौर पर एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको दूं, कलकत्ता को सबसे रिच माना जाता था पूरे भारत के अंदर, क्या पूरे विश्व के अंदर बोला जाता था। कलकत्ता टाउन एक ऐसा टाउन है कि जिसको अगर कल्पना की जाए तो शायद दुनिया का सबसे रिच टाउन होता था। ठीक है, क्यों, व्यवसाय के बेसिस पे अपनी इंडस्ट्रीज खुद लगाता था,
खुद उसमें प्रोडक्ट्स बनाता था और खुद प्रोडक्ट्स बना के खुद वहाँ बेचा करता था। कृषि की कमी नहीं थी, मसालों की कमी नहीं थी, तो बंगाल का कलकत्ता सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट इलाका था। लेकिन धीरे धीरे कलकत्ता का नामो निशान खत्म हो गया, राजधानी तक परिवर्तन होकर कहाँ पहुँच गई थी, दिल्ली पहुँच गई थी। तो ये कलकत्ता इतना बड़ा विशाल पर कलकत्ता कहाँ चला गया, ये इन्हीं के कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इम्पैक्ट का कारण है, इकोनॉमिक प्रभाव का कारण है, जो इन्होंने हरास किया उसकी वजह से हुआ। अब एक वर्ड आपने सुना होगा जिसको आप कहते हो अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, सुना है ना? शहरीकरण बहुत पॉपुलर है आज के समय में कि हर गांव का व्यक्ति निकल के शहर की तरफ भागता है बहुत तेजी से। क्यों? रोजगार ढूंढता है ना, रोजगार के लिए आता है, शिक्षा के लिए आता है, या फिर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को और आसान करने के लिए वो शहरों की तरफ आ रहा है। शहरीकरण ये समस्या भी है आज के समय में कि ग्रामीण को छोड़कर अगर सारे लोग शहर में ही बस जाएंगे तो फिर शहर का पॉपुलेशन से लेकर पॉल्यूशन तक हर एक समस्या को हम लोग बढ़ता हुआ देखते हैं, है ना। लेकिन शहरीकरण एक उपाय है आज के लोगों के लिए रोजगार को प्राप्त करने का। तब देखो उल्टा हुआ, रिवर्स हुआ। जब अंग्रेजों ने भारत के ऊपर आके अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट थोपा तो क्या हुआ, यहाँ पे ग्रामीकरण होना शुरू हो गया, यहाँ पर लोग ग्रामीण में जाना शुरू हो गए, रूरलाइजेशन शुरू हो गया, अर्बनाइजेशन नहीं हुआ, रूरलाइजेशन। क्यों हो गया? क्योंकि भारत के जो इंडस्ट्रियल इलाके, जो भारत की इंडस्ट्रीज थी, भारत के शहरी इलाकों में उन इंडस्ट्रीज का डिक्लाइनेशन शुरू हो गया, वो खत्म होना शुरू हो गई। और जिन इंडस्ट्रीज में अंग्रेज काम कराते थे वहाँ टॉर्चर्स होते थे, शोषण हुआ करते थे। तो यहाँ भारतीयों के पास में उपाय क्या बचा था कि चलो अपने ग्रामीण की तरफ वापस लौटते हैं और वहाँ क्या करेंगे, जाके खेती करेंगे, कृषि करेंगे। तो लोगों ने कृषि के लिए अपने अपने ग्रामीण इलाकों में लौटना शुरू कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था, औद्योगिकरण आपका, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर किस प्रकार पड़ा। तो उसके अंदर आपको ये पॉइंट्स मेंशन करने पड़ेंगे जो पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताए। ठीक है, उसके इंटरनल जो भी भाषा बताइए वो भाषा आप लोग लिख लोगे, और जितना मैंने अभी आपको पॉइंट्स बता दिए उतने में आप 150 शब्द आराम से